अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बेटे नस्ट के डे 9 के एमसीक्यूज, जो कि आपके पास आज के यानी कि 30 नवंबर 2025 के नेट 1 के पेपर के अंदर आपके पास ऑब्जर्व किए गए और फिजिक्स के। तो मेरा नाम है सैयद हंजला बुखारी। आए फिर शुरुआत करते हैं मेरे बेटे एमसीक्यूज की। कह रहे इस क्वेश्चन के अंदर एटॉमिक बॉम्ब वर्क्स ऑन विच फिनोमेना, इनमें से किस फिनोमेना के ऊपर आपके पास एटॉमिक बॉम्ब काम करता है। देखो एटॉमिक बॉम्ब के अंदर पता है क्या होता है, आपके पास एक अनकंट्रोलेबल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन चल रहा होता है। एक ऐसा अनकंट्रोलेबल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जिसके अंदर क्या किया जाता है, एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं यूरेनियम के ऊपर, तो यूरेनियम आपके पास फिजन से गो थ्रू करता है और टूट जाता है आपके पास बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, और साथ ही साथ इसमें से निकलते हैं 3 और न्यूट्रॉन्स। ये जो 3 और न्यूट्रॉन्स होते हैं आपके पास, ये क्या करते हैं, ये अगले यूरेनियम के ऊपर आपके पास हमला करते हैं, वो फिर बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स में टूट जाता है, वो अगले यूरेनियम के ऊपर आपके पास हिट करते हैं, वो भी बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स के अंदर टूट जाता है, एंड सेम गोज विद ऑल दी अदर एटम्स। तो इस तरह से तो न्यूट्रॉन्स खुद ही बनते रहेंगे और अगले यूरेनियम के ऊपर आपके पास अटैक करेंगे, जिसकी वजह से फिजन होगी और आपके पास ये एक चेन रिएक्शन बनता चला जाएगा। और इस चेन रिएक्शन को हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन, जिसको आपके पास कंट्रोल करने के लिए बेटा बोरॉन की रॉड्स यूज की जाती हैं। ठीक है, तो अब बेसिक सवाल है, सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि भाई एटॉमिक बॉम्ब वर्क्स ऑन विच फिनोमेना, इनमें से किस फिनोमेना के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब काम करता है। तो सर ऑप्शन नंबर बी फिजन के ऊपर काम करता है। एक आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई का डॉटेड न्यूक्लियाई के अंदर स्प्लिट होने को हम लोग कहते हैं फिजन, जबकि फ्यूजन का मतलब होता है कि 2 न्यूक्लियाई को मिलाओ और एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाए, तो वो कहलाता है आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक हो गया। आओ देखते हैं कि और क्या सवाल आपके पास आज नेट 1 के अंदर हम लोगों को देखने को मिले। कह रहे सवाल के अंदर द डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन स्टार्ट्स वाइडनिंग। आपके पास जो डिप्लीशन लेयर होती है एक पीएन जंक्शन के अंदर, जो कि कब बनती है आपके पास, देखो जब हम लोग किसी पी टाइप को और एन टाइप को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, तो पी टाइप में चूंकि ज्यादातर होल्स होते हैं, ठीक है, और एन टाइप में क्या होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। तो होता है क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स की जो लास्ट लेयर होती है ये डिफ्यूज होकर यहां पे पहुंच जाती है पी टाइप में, और आपके पास एक इमूवेबल लेयर बन जाती है। इस इमूवेबल लेयर को हम लोग कहते हैं आपके पास डिप्लीशन लेयर। सही है। अब ये कह रहे हैं कि ये डिप्लीशन लेयर क्या होगी, ये डिप्लीशन लेयर आपके पास वाइड कब होगी, बड़ी कब होगी, चौड़ी कब होगी आपके पास। तो देखो दो तरह से आपके पास डिप्लीशन लेयर को हमारे पास हम लोग आपके पास ऑल्टर कर सकते हैं। कैसे, आपके पास अगर मैं इस पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट कर दूं, बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब मैं इसके साथ बाइसिंग कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी डिप्लीशन लेयर के ऊपर इंपैक्ट आएगा। कैसे, बाइसिंग 2 तरह की होती है, एक कहलाती है बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है आपके पास कि आप लोगों के पास ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसमें पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, फिर आपके पास करंट फ्लो करता है, और इसी की तरह से आपके पास एक ऑपोजिट इसका तरीका होता है रिवर्स बाइसिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड को किस तरह से कनेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव टाइप नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप सब्सटेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप के साथ आपके पास ज्वाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं करता और डिप्लीशन लेयर और बड़ी होने लग जाती है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर जो आपके पास मेरे बेटे क्या हो रही होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर खत्म होती है, इसमें करंट फ्लो करता है, जबकि रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर और वाइड होने लग जाती है और इसमें करंट फ्लो नहीं करता हमारे पास। तो सवाल पूछ भी क्या रहा है, सवाल कह रहा है आपसे डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन स्टार्ट्स वाइडनिंग। कब वो वाइड होना स्टार्ट होगी आपके पास, सर रिवर्स बाइसिंग में वाइड हो रही है। अगर रिवर्स बाइसिंग की बात करें तो पी टाइप को कनेक्ट करा हुआ नेगेटिव से, एन टाइप को कनेक्ट करा हुआ पॉजिटिव से, तो क्या सर जवाब हो जाएगा, ए पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। नहीं सर, पी को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि जब हम लोग पी टाइप सब्सटेंस को किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो आपके पास मेरे बेटे रिवर्स बाइसिंग होगी और डिप्लीशन लेयर और चौड़ी होने लग जाएगी और वाइड होने लग जाएगी आपके पास। ठीक है जी, कम होने के बजाय। अच्छा, और क्या दिया चेक करते हैं भाई। अभी तक तो आपके पास सेकंड ईयर के एमसीक्यूज आते जा रहे हैं, एक और सेकंड ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स का एमसीक्यूज। कह रहे इन बीजेटी, कल भी बीजेटी का एक सवाल देखा गया था भाई आपके पास, कल वाले जो एमसीक्यूज थे उसमें भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे जब, तो उसमें भी हम लोगों ने बीजेटी का एक क्वेश्चन किया था सॉल्व। ठीक है, आज भी आपके पास बीजेटी की टॉपिक का एक और क्वेश्चन देखा गया भाई आज के सवाल क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आपके पास। कह रहे इन अ बीजेटी व्हेन एन एक्स एज द कलेक्टर, आपके पास बीजेटी होता क्या है सर, ये तो बता दें। अच्छा, ये भी सुन लो, बीजेटी होता है हमारे पास मेरे बेटे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर।
ठीक है जी। तो ये होता है आपके पास बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो कि एक्चुअली है कि आपके पास एक ट्रांजिस्टर है। और ट्रांजिस्टर तो दो टाइप्स के हो सकते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है, जब एक सेमीकंडक्टर को उसके दूसरी टाइप के बीच में सैंडविच कर दोगे तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिस्टर। यानी कि आपके पास अगर पी टाइप को मैं दो एन्स के दरमियान सैंडविच कर दूं तो ये एक ट्रांजिस्टर है, एनपीएन। और इसी तरीके से एन टाइप को अगर दो पी टाइप के दरमियान सैंडविच कर दें तो ये कहलाता है हमारे पास एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके हो गया सर। आप कह रहे हैं कि आपके पास अगर एक बीजेटी मेरे पास है, एक ट्रांजिस्टर मेरे पास है, व्हेन एन एक्स एज द कलेक्टर, एन जब कलेक्टर के तौर पे एक्ट करे। अच्छा सर, एक और चीज समझिएगा, देखो आपके पास ये जो सेंट्रल आपके पास एलिमेंट होता है ये कहलाती है बेस। एनपीएन में पी बेस होती है हमेशा और पीएनपी में एन बेस होती है हमेशा, ठीक है। बाकी जो साइड्स होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं आपके पास जो हेविली डोप्ड होगी वो एमिटर कहलाती है, जो थोड़ी सी मॉडरेटली डोप्ड होती है आपके पास वो कलेक्टर कहलाती है आपके पास, ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे जो पी है ये, इनमें से एक पी हमारे पास कौन होगा, एमिटर होगा, और एक पी जो होगा आपके पास ये क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है आपसे कि भाई व्हेन एन एक्स एज द कलेक्टर, जब एन कलेक्टर के तौर पे एक्ट करे तो कौन सा ट्रांजिस्टर होगा। अच्छा सर, एन कलेक्टर के तौर पे एक्ट करे, भाई पीएनपी में तो एन बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, एनपीएन में सर एन किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, कलेक्टर के तौर पे। तो इसका मतलब कौन सा ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ये हमारे पास सिंपली एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। आओ चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सर एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एनपीएन। ठीक हो गया। आओ चेक करते हैं भाई अगला सवाल क्या दिया नस ने आज। अभी तक तो सेकंड ईयर के और इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादातर देखने को मिले। आगे कह रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ द आउटपुट एम्पलीफाइड, टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा आपके पास इन अ फुल वेव रेक्टिफायर इज। आपके पास जब हम लोग आउटपुट की बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की, तो उस आउटपुट का टाइम पीरियड इनपुट के मुकाबले में कितना होता है। समझना, देखो इनपुट में एक, अगर मैं बात करता हूं मेरे बेटे फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, तो उसमें एक इनपुट एसी वेव जाती है हमारे पास, ठीक है। अब उसमें होता क्या क्या है, उसमें पहले तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि इस हाई वोल्टेज वेव को आपके पास एक लो वोल्टेज वेव के अंदर कन्वर्ट करता है। डन हो गया सर। और आगे लगे होते हैं दो डायोड्स, ठीक है। इन दो डायोड्स के बाद फिर हम लोग अपना आपके पास आउटपुट कनेक्ट कर लेते हैं कोई भी, जहां पे हमें लोड चाहिए होता है कोई, ठीक है। और फिर चेक करते हैं। अब देखिए जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो यहां पे चली जाएगी नेगेटिव। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे आपके पास ऊपर पॉजिटिव और पी टाइप, डायोड के सिंबल के अंदर ये बात याद रखनी है बेटा, डायोड के सिंबल में जो ट्राइंगल है ना ये पी है और ये जो डंडा ये एन है, ठीक है। तो आपके पास पॉजिटिव जो है वो किसके साथ आके मैच कर गई, हमारे पास पी टाइप के साथ। तो पॉजिटिव पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब आउटपुट मिलेगा, मिलेगा, सही है। नीचे हो जाएगी हमारे पास रिवर्स बाइसिंग, यानी कि नेगेटिव और पी टाइप मिल रहे हैं तो रिवर्स बाइसिंग में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे ऊपर वाला डायोड काम करा, हमारे पास काम कर रहा है आपके पास, जी सर कर रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आएगी, ये गई नेगेटिव, ऊपर हो गई सर रिवर्स बाइसिंग और नीचे गई पॉजिटिव, सर नीचे हो गई फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से अब नीचे वाला डायोड आपके पास फंक्शनल हो जाएगा और अभी आउटपुट देगा आपके पास। फिर अगली पॉजिटिव साइकिल आएगी तो फिर ऊपर वाला काम करेगा, नीचे वाला रुक जाएगा। अगली साइकिल आएगी तो आपके पास हर हाफ साइकिल पे कोई ना कोई एक डायोड फंक्शनल है, हर हाफ साइकिल पे कोई ना कोई एक डायोड जो है वो फंक्शनल है आपके पास। अगर वो फंक्शनल है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस हाफ साइकिल पे भी आउटपुट मिल गया, इस हाफ साइकिल पे भी आउटपुट मिल गया। इस पूरी कंप्लीट साइकिल का था टाइम पीरियड टी। अब एक इनपुट पे आपको दो आउटपुट्स मिल रहे हैं, एक इनपुट सिग्नल के ऊपर आपको दो आउटपुट सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब अब यहां पे जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक आउटपुट सिग्नल का टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा इनपुट के, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं कि आउटपुट का जो टाइम पीरियड होता है आपके पास इस तरीके से मेरे बेटे, वो इनपुट का क्या हो जाता है हमारे पास हाफ हो जाता है, ठीक है। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, t/2 हो जाता है आपके पास सिंपली। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए तो नहीं है आपके पास, 2t भी नहीं है सर, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी t/2। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन सी t/2। लेट्स मूव ऑन। अच्छा भाई एक और सवाल देखते हैं भाई नेक्स्ट वालों ने, चलो कोई फर्स्ट ईयर का भी सवाल आया आपके पास वेक्टर्स के टॉपिक से। कह रही थी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी फाउंड यूजिंग, एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान किसको यूज करते हुए आपके पास हम निकाल सकते हैं। मान लो ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, सही है, और इनके दरमियान एंगल है थीटा। आई डोंट नो व्हाट दैट एंगल इज बट हाउ आई हैव टू फाइंड इट, ये मुझे बताना है कि कैसे कर सकते हैं। ए कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट से। सर क्रॉस प्रोडक्ट में जब मैं जाता हूं तो ए क्रॉस बी जो है ये बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के दरमियान जो एंगल है उसका साइन,
और साथ ही उन दोनों वेक्टर्स का जो प्लेन है जो कि यहां पे एक्स वाई है इसके परपेंडिकुलर, अगर सॉरी राइट हैंड रूल यूज करते हैं, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन आ रहा होता है उसमें आपके पास a क्रॉस b का जो वेक्टर बनता है उसकी डायरेक्शन आती है। यानी कि ये जो वेक्टर बनेगा, हमें मालूम है ना, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर आता है आंसर, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज अ वेक्टर। तो फॉर दिस वेक्टर द डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। सही हो गया। अब अगर सर यहां से आपको थीटा निकालना है, इधर तो मसला हो जाएगा। अगर मुझे आपके पास मैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज करता हूं तो थीटा के साथ साथ मुझे डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए उस वेक्टर की भी जो कि आपके पास इनके साथ चल रहा है, तो अकेला इसमें थीटा वेरिएबल नहीं बन पाएगा, मैं क्रॉस प्रोडक्ट से तो फाइंड आउट नहीं कर सकता। बी में कह रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा आपके पास a डॉट b, यानी कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बराबर होता है दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका कॉस। क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी निकलती है, इसमें डायरेक्शन नहीं आती है कोई। अब यहां से अगर मुझे a और b ये दोनों वैल्यूज मालूम है या ये दोनों वेक्टर्स मालूम है, जो कि सवाल भी कह रहा है कि भाई हमें मालूम है, तो आपके पास मैं अब इजीली आपके पास यहां से थीटा को आइसोलेट कर सकता हूं, जिसका मतलब मैं एंगल निकाल सकता हूं डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हुए। सही है। तो आपके पास मेरे बेटे हमेशा एक बात याद रखना, पेपर में कभी न्यूमेरिकल भी आ जाए, सवाल भी आ जाए कि एंगल फाइंड करो, तो आपके जहन में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए, अगर दो वेक्टर्स गिवन है तो आई हैव टू यूज डॉट प्रोडक्ट ओवर हियर। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा इसका अक्सर क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं होगा क्लियरली, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी डॉट प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट वाले कह रहे हैं कि भाई आज हमने आपसे पूछा है इन सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, विथ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, इस जैसा एक सवाल कल भी आया हुआ था आपके पास। इफ रेडियस डिक्रीजेस, कल आया हुआ था रेडियस इंक्रीजेस का, शायद आज आया हमारे पास रेडियस डिक्रीजेस का, तो लीनियर मोमेंटम आपके पास क्या हो जाएगा। अच्छा भाई देखते हैं, देखो अगर एंगुलर मोमेंटम सेम है, एंगुलर मोमेंटम सेम है, यानी कि जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था mvr उतना ही बाद में भी रहेगा, कब, जब रेडियस चेंज हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, चेंज, और चेंज का मतलब कम हो जाएगा, तो रेडियस कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी पे भी फर्क पड़ेगा। तो अब वो एंगुलर मोमेंटम सेम रखना है, जितना पहले था उतना ही बाद में रखना है, और रेडियस क्या हो गया, कम। अगर रेडियस कम हो गया तो बेसिक मैथ्स, वेलोसिटी को बढ़ना चाहिए, वेलोसिटी को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आपके पास रेडियस कम हो रहा है तो वेलोसिटी को बढ़ना चाहिए। क्यों सर, ताकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह सके, आपके पास कांस्टेंट रह सके। ठीक है, ताकि एंगुलर मोमेंटम क्या रह सके, हमारे पास कांस्टेंट रह सके, जिसका मतलब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा होगा। ये बात वो समझ जाएंगे जिन बच्चों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अच्छे से पढ़ा हुआ था बैच की क्लासेस के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास मेरे बेटे तो लीनियर मोमेंटम हम लोग कैसे बताएंगे कि लीनियर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा, और देखते हैं। पहले लीनियर मोमेंटम था आपके पास P इज इक्वल टू mv, अब हो जाएगा P डैश इज इक्वल टू mv डैश। mv डैश, v डैश क्या कह रहा है, v डैश ये कह रहा है r डैश के बारे में क्या बात हुई है कि भाई रेडियस को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज, रेडियस को डिक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा सर, ताकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे। वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज, एंड इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम विल आल्सो इंक्रीज, लीनियर मोमेंटम विल आल्सो इंक्रीज। तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए इंक्रीज। है ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास, जिसमें आपने ये चीज सोचते हुए चलना है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है अगर, तो लीनियर मोमेंटम पे क्या हो रहा होगा आपके पास, कब, जब रेडियस को डिक्रीज करोगे। तो सिमिलरली अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करता, वेलोसिटी कम हो जाती, तो लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाता हमारे पास, कम हो जाता। ठीक हो गया। आई होप सो कि यहां तक तो आप लोगों को बात समझ में आती होगी। अच्छा, और क्या दिया भाई नस ने, देखिए भाई इस तरह के सवाल नस के अंदर आपके पास पाए जाते हैं। नस ने आज के दिन हम लोगों को एक और सवाल दिखाया है, और ये भी क्वेश्चन फर्स्ट ईयर का ही आपके पास, और ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक से आपके पास रिलेट करता है। सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड। अगर हमारे पास सिंपल पेंडुलम का जो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, लेट्स से दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, इसको अगर मैं आपके पास यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो मेन पोजीशन से लेके यहां तक का जो फासला है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब अगर मैं एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दूं, यहां के बजाय यहां से स्टार्ट कर दूं, तो फिर क्या होगा, अब ये पूछ रहे हैं फिर क्या होगा आपके पास टाइम पीरियड के ऊपर। आओ देखते हैं टाइम पीरियड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला सर हम लोग कोई अजबर कर चुके होंगे अब तक, तो वो है 2π√L/g, जो कि क्लियरली हमें क्या बताता है कि टाइम पीरियड एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, दैट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है जी, कि पेंडुलम की आपके पास लेंथ कितनी है, पहली चीज।
दूसरी चीज हमारे पास क्या है, जी, विच इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि आपके पास किस सरफेस पे आप खड़े हुए हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब खुद सोचो, एम्पलीट्यूड का तो कहीं सर जिक्र ही नहीं आ रहा, यहां पे एम्पलीट्यूड का तो कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा कि आपके पास आप पेंडुलम को कितना दूर से जाके छोड़ने वाले हो। तो इसका मतलब टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता ही नहीं है, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। तो कुछ भी हो जाए आपके पास टाइम पीरियड तो सेम रहेगा, तो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, बल्कि ऑप्शन सी रिमेन्स द सेम। ठीक है, टाइम पीरियड क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा, आप जितना चाहे एम्पलीट्यूड को छेड़ लो। ओके, हो गया। आओ देखते हैं और क्या आपके पास सवाल आया भाई आज के दिन। कह रहे मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम इज कॉल्ड, आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डर होता है, जो बिगाड़ होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग। देखो ये बिगाड़ होता क्या है, क्यों आता है हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल तुम अपने घर में कुछ कुक कर रहे हो, ठीक है, तुमने चूल्हे के ऊपर कोई पतीला रखा हुआ है। अब पतीले को अगर तुमने रखा हुआ तो तुम चूल्हे से जितनी भी हीट दे रहे हो नीचे से, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हारी दी जाने वाली सारी हीट पतीले को ही मिल रही है। आइडियली सर मैं चाहता तो यही हूं कि मेरी दी जाने वाली सारी हीट पतीले को मिले ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी बना सकूं मैं वहां पे सिस्टम की। ठीक है, अगर वो ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए, लेकिन होता नहीं ऐसा। कुछ हीट कहां जा रही होती है, बाहर एटमॉस्फेयर में जा रही होती है फ्लो करती हुई। अगर वो एटमॉस्फेयर में जा रही है, इसका मतलब वो एटमॉस्फेयर में क्या कर रही है, एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल जो मजे से अपने नॉर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम में चल रहे थे, अब वो उनको तंग कर रही है। ठीक है, उनके अंदर डिसऑर्डर क्रिएट कर रही है, उनकी मॉलिक्यूलर मूवमेंट को तेज कर रही है। इसी मूवमेंट को, इसी डिसऑर्डरनेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस को हम लोग कहते हैं आपके पास मेरे बेटे एंट्रोपी। तो द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी इज दैट द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। तो आपके पास एंट्रोपी कहा जाता है मेजर ऑफ डिसऑर्डर को, कितना बिगाड़ है किसी सिस्टम में, कितनी खराबी है किसी सिस्टम में आपके पास, या कितनी वो एनर्जी है आपके पास सिस्टम में जो किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब देखो ना, जो चूल्हे से निकली हुई एनर्जी थी जो सराउंडिंग्स में जा रही थी आपके पास, वो जा चुकी है, अब आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, एनर्जी है सिस्टम में मौजूद कहीं ना कहीं सराउंडिंग में, सॉरी, बट उसको निकाल के वापस नहीं ला सकते कि उसको कहीं इस्तेमाल कर लें, तो वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो मेजर ऑफ डिसऑर्डर है आपके पास, ये कहलाता है एंट्रोपी। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास मेरे बेटे दैट इज व्हाट एंट्रोपी इज। आ जाए आगे देखते हैं आपके पास क्या पूछा गया। और क्या आपके पास क्वेश्चन आया, कह रहे एनर्जी रिलीज्ड इन फिजन ऑफ यूरेनियम। एक और फिजन के ऊपर सवाल आता है। शुरू में हम लोगों ने फिजन पे बात करी थी कि फिजन होता क्या है, कि जिसमें एक आपके पास न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाता है, सॉरी, एक न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है दो न्यूक्लियाई में, एक पेरेंट न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है दो डॉटर न्यूक्लियाई में, उसे हम लोग कहते हैं आपके पास फिजन। ठीक है, यूरेनियम की फिजन भी चेक करिए कि कैसे होती है आपके पास। अब सवाल में क्या कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास सिर्फ एक फिजन हो रही है, एक यूरेनियम का एटम टूट रहा है एक न्यूट्रॉन से, तो आप बताएं कितनी एनर्जी उसमें रिलीज होगी। अच्छा, मजे की बात, उसमें एनर्जी भी बहुत रिलीज होती है। पता है कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज समथिंग यू हैव टू मेमोराइज। तो ये आपके पास होती है अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि क्यों निकलती है इतनी आपके पास यूजिंग द मास डिफेक्ट ऑफ द इक्वेशन। तो आपके पास फिलहाल याद रखते हैं इस वैल्यू को, विच इज अराउंड 200 MeV। तो आपके पास जब एक यूरेनियम का एटम टूटता है तो इतनी एनर्जी निकलती है। तो सोचो जब आपके पास कम से कम एक मोल भी आप फिजन करवाते हैं यूरेनियम का, तो कितनी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास आने वाली है। ठीक है, तभी आपके पास अगर इसको अनकंट्रोलेबल कर दोगे इस रिएक्शन को, तो इतनी एनर्जी बनती चली जाएगी कि आपके पास बन जाएगा एक एटम बम। सही हो गया। आओ यहां पे आंसर लगाते हैं। ए तो नहीं है सर, बी भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जी सर, और बताएं क्या दिया आज नस्ट वालों ने। हाँ भाई, कह रहे ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय। ब्लैक बॉडी इनमें से किसने एक्सप्लेन किया है, आइंस्टाइन ने? नहीं सर, आइंस्टाइन ने तो आपके पास बोला है फोटॉन होता है जिसकी पार्टिकल नेचर होती है। ठीक है, प्लैंक ने, यस, प्लैंक ने आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को मेरे बेटे स्टडी करा था, जिससे उसको पता चला था हमारे पास कि आपका जो एक क्वांटम होता है, या फिर आपके पास ये बात पता चली थी, या उसने ये बात बताई थी पहली बार कि लाइट, आपके पास लाइट की जो एनर्जी वो क्वांटिफाइड है। ठीक है, वो आपके पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में फ्लो करती है, एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है, हमेशा पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, एंड दैट पैकेट इज एक्चुअली कॉल्ड अ क्वांटम इन टर्म्स ऑफ प्लैंक। और उसने बोला था भाई ये इतने सारे क्वांटास हैं जो फ्लो करते हुए जा रहे हैं आपके पास, तो उसको कहते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी है आपके पास, और वो थ्योरी उसने बनाई थी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को स्टडी करते हुए। डन हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारे पास, प्लैंक। जबकि बोहर और रदरफोर्ड साहब जो लिखे हुए हैं, ये दोनों तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर आपके पास मशहूर है। सही है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को स्टडी इन लोगों ने नहीं किया था। आए आगे चलते हैं। फिर
अगेन अगला सवाल अगर हम लोग देखते हैं तो नेट वन एक तरीके से थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है कि मॉडर्न और न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स की तरफ थोड़ा ज्यादा आपके पास झुकाव हो रहा है सवालों का। सवाल में कह रहे हैं विच एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ लाइट। अभी पिछले सवाल में हम लोग बात कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, जिसमें हम लोगों ने फोटोन का भी जिक्र किया कि आइंस्टाइन भैया बोल रहे हैं कि पार्टिकल जैसी है लाइट, और अब ये पूछ रहे हैं वेव जैसी है लाइट, ये किसने बताया? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं सर, आइंस्टाइन ने तो नहीं बताया, ये तो बोल रहे हैं पार्टिकल। ये तो आपके पास सिंपल केस को प्रमोट कर रहे हैं पार्टिकल को। कॉम्पटन में खुद भी क्या हो रहा है कि एक एक्सरे का जो सॉरी एक गैमा रे का माय बैड एक एक्सरे का जो फोटोन है वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवा देता है, जिसका मतलब उससे कोलाइड करता है, उसमें अपना मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसका मतलब यहां पे भी आपके पास लाइट वेव को आपके पास एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि कोलिजन हो रही है सर, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जबकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके पास लाइट की इंटरफेरेंस की नेचर देखी गई है, यानी कि लाइट आपके पास ब्राइट रिंग्स बना रही है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, डार्क रिंग्स बना रही है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है आपके पास। तो इंटरफेरेंस इज समथिंग व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव, जो पार्टिकल्स नहीं कर सकते, जो वेव्स कर सकती हैं। तो इसका मतलब वेव नेचर को कौन प्रूव कर रहा है आपके पास इन सब में से? ऑप्शन सी कर रहा है सर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डी में सर ये मिलिकन-ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है, ये आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पता चलेगा। ठीक है, आओ देखते हैं और क्या पूछा जा रहा है। अच्छा जी, एक फर्स्ट ईयर का सवाल भी आ गया, कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ फोर्सेस, फिजिकल क्वांटिटीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए भाई आप लोगों की, क्योंकि आए दिन कभी कभार ये बेस यूनिट्स पूछ लेते हैं, तो बच्चे को बेस यूनिट्स, काफी सारे बच्चे हमारे पास होते हैं जो कि बेस यूनिट्स में काफी गड़बड़ कर जाते हैं आपके पास, तो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए भैया। और बेस यूनिट्स को अगर स्ट्रांग करना है तो ऑब्वियसली बात है उनकी प्रैक्टिस बार बार की जानी चाहिए, प्रैक्टिस बार बार की जानी चाहिए। तो सर इतने सवाल भी तो मिले प्रैक्टिस करने के लिए, अगर इतने सवाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए मेरे बेटे आप देखें, जो बैच के स्टूडेंट्स हैं आपके पास, उन लोगों को तो एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। इवन के हर चैप्टर के अंदर आपके पास सैकड़ों सवाल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और लिटरली आपके पास बच्चे परेशान हो जाते हैं कई बार कि इतनी बड़ी बड़ी प्रैक्टिस शीट्स हैं आपके पास, लेकिन जो बच्चा वो कर रहा होता है, जो बच्चा उनको सॉल्व करता है आपके पास, अपना वक्त निकालता है और पुट करता है उसके अंदर एफर्ट आपके पास, वो फिर उसमें कामयाब भी होता है। ठीक है जी, तो आपके पास एक हमारे पास बैच का जो बच्चा है उसके लिए एक फायदा है आपके पास, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको इतना मटेरियल एम्पल दिया जा रहा है कि भाई वो उसकी तैयारी करके अपने पास अपना ई कैट का एग्जाम या एमडी कैट का एग्जाम या बी कैट का एग्जाम जो भी वो क्लियर करना चाहते हैं वो इजीली क्लियर कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा एनीवेज सवाल के ऊपर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है डायमेंशन ऑफ फोर्सेस। सर फोर्स है क्या? सर फोर्स ma है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। मास कौन है सर? kg है। एक्सेलरेशन कौन है सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डन हो गया। डायमेंशन लिखें, मास कितना है? kg 1 आ रहा है। लेंथ कितनी है? मीटर 1 आ रहा है। टाइम कितना है सर? -2 आ रहा है, तो mlt t -2 हो गया सिंपली आपके पास। ml2 t -2 नहीं सर, mlt -2 दैट्स इट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी सही है। आओ देखें और क्या दे रहे हैं नेट वन वालों ने आज भाई। कह रहे इस क्वेश्चन में आपके पास इफ 1.004 इज एडेड to 1.00289 the result with significant figures is। आओ निकालें जरा significant figures में, ऐड करते हैं पहले तो 1.00289। ठीक है, किसमें ऐड करना है? 1.004 में ऐड करना। डन हो गया, बच्चों की तरह करते हैं। ये 9 आ गया, 8 आ गया, 2 और 4 6 हो गया, अंडा अंडा 0.0। ठीक हो गया। अब ये कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ खेल के करो। सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल क्या होता है? कोई सा भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें आप, प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, मैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर जो आना चाहिए वो आपने जितने भी नंबर्स फिगर्स यूज करी हैं उन फिगर्स में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है उतने एसएफ में आना चाहिए, उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 4 है सर। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 सर, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर किस में आना चाहिए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। तो 2 को हम लोगों को अब राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आइए सर करते हैं राउंड ऑफ। 9 5 से बड़ा है, कटेगा, 8 बन के 9 बन जाएगा। 9 5 से बड़ा है, कटेगा, 6 जंप करके 7 बन जाएगा। हो गए 4, चेक करो भाई, हो गए 4, 1 2 3 जी सर 4 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनल? अरे सर एक बड़ी मिस्टेक, इतना बड़ा ब्लंडर, ये 1 + 1 2 भी तो है, तो ये आंसर हो जाएगा 2.007। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास? 2.007। ठीक है कोई ऑप्शन सर? 2.00689। बच्चे ये गलती कर देते हैं इसलिए उन्होंने ये आंसर दिया गलत। 2.007 यस सर, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल्स आपके पास क्या हो जाएगा आंसर? 2.007। ठीक हो गया। और दिखाएं सर क्या दिया नेट वन वालों ने आज। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हीट इंजन वर्क्स ऑन व्हिच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स?
किस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर हमारे पास जो हमारा हीट इंजन है वो काम करता है, ये बताइए। आओ चेक करते हैं भाई। देखो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो सर आपके पास फर्स्ट वाला कहता है कि अगर आपके पास कहीं पे हीट एनर्जी है, आप वो किसी सिस्टम को प्रोवाइड करते हो, तो वो हीट एनर्जी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और आपके पास वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसका मतलब हीट एनर्जी को हम किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या वाइस वर्सा किसी और फॉर्म को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। बस वो ये कहता है कि हीट एनर्जी को एज द एनर्जी डील करो और आपके पास वो किसी में भी कन्वर्ट हो जाएगी, कोई भी एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। दैट्स इट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट इंजन का है, कहीं से करनी है। सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास दो अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि तुम ऐसा हीट इंजन बना ही नहीं सकते, ऐसा हीट इंजन बना ही नहीं सकते जिसके अंदर तुम उल्टा डायरेक्शन ऑफ फ्लो करवा दो हीट का, कोल्ड से हॉट तक कोल्ड फ्लो करा दो हीट को बिना वर्क किए, बिना कोई एक्सटर्नल आपके पास उसके ऊपर वर्क किए। बिल्कुल ऐसी सही है सर। दूसरा आपके पास जो थी केल्विन स्टेटमेंट, वो क्या कहती है हमारे पास सेकंड लॉ में, वो ये कहती है कि तुम ऐसा कोई हीट इंजन बना ही नहीं सकते कि जिसको जितनी तुम हीट दो वो उतना ही वर्क कर दे, नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब बताओ सेकंड लॉ ने काम कहा हीट इंजन पे काम किया या फिर आपके पास फर्स्ट लॉ ने? सर फर्स्ट लॉ तो हीट को एज एन एनर्जी ट्रीट कर रहा था, हीट को एज एन एनर्जी ट्रीट कर रहा था, जबकि सेकंड लॉ आपको बता रहा है हीट इंजन कैसे कैसे नहीं हो सकते। तो अब आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज है, बस ऐसे नहीं हो सकते, बाकी हर तरह के हो सकते हैं आपके पास। तो खेलो उनके अंदर, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाओ। दैट्स व्हाट इट सेज। अच्छा, तो इसका मतलब सर जीरोथ लॉ में नहीं है हीट इंजन का जिक्र, फर्स्ट में नहीं है, किसमें? सेकंड लॉ में आपके पास हीट इंजन का जिक्र हमारा। ठीक हो गया। आओ देखें सर और क्या सवाल है। हाँ भाई, कह रहे इफ लेंथ बिकम्स हाफ एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स डबल, लेंथ आधी हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाए, कह रहे द फोर्स ऑन कंडक्टर विल, क्या हो जाएगी फोर्स कंडक्टर के ऊपर? सर एक कंडक्टर जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है और उस कंडक्टर में करंट भी मूव कर रहा होता है, तो उसके ऊपर लगती है एक फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? बिल साइन थीटा। आपके पास डन हो गया। कह रहे हैं अब बताओ ये फोर्स कितनी हो जाएगी? छिड़ जाएगी। मैं कहता हूं एफ डैश हो जाएगी। कब? जब आपके पास लेंथ क्या हो जाए? हाफ हो जाए। अच्छा जी, लेंथ एल के बजाय क्या हो जाए? हाफ हो जाए। सही है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए? डबल हो जाए। बी के बजाय क्या हो जाए? 2b। बाकी सब वही रहा, बाकी सब वही रहा। अब देखो कितनी हो जाएगी? 2 ने 2 को काटा, बिल साइन थीटा बचा। बिल साइन थीटा तो सर ओरिजिनल फोर्स थी, इसका मतलब आपके पास आपकी छिड़ी हुई फोर्स ओरिजिनल फोर्स के बराबर आ जाएगी यहां पे। तो ठीक है, चेंज ही नहीं हुई, इसका मतलब चेंज ही नहीं हुई, तो डबल तो कभी भी नहीं हुई, आधी भी नहीं हुई, रिमेन सेम। सही है, इसका मतलब फोर्स उतनी ही रहेगी जब तुम मैग्नेटिक फील्ड डबल कर दोगे, लेंथ को हाफ कर दोगे, फील्ड उतनी ही रहेगी, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। ओके हो गया सर। और बताएं क्या आ रहा है भाई नेट वन में आज के दिन में? पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल लग रहा है। ठीक है, फिर वही ज्यादातर सेकंड ईयर के सवाल देखे जा रहे हैं। तुम लोगों की मिथ टूट रही होगी कि सर फर्स्ट ईयर ज्यादा आता है नेट वन के अंदर, नहीं आता। आओ चेक कर लो, सेकंड ईयर भी आता है आपके पास, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की साथ तैयारी करके जानी होती है नेट वन के अंदर। और मजे की बात आपको अगर बताएं तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की साथ तैयारी नेट वन के लिए नेट वन से पहले मेरे बेटे कहीं भी नहीं करवाई जाती है आप लोगों को। आर बैच हैज डन समथिंग लिटरली ग्रेट ओवर हियर, व्हिच इज के आपके पास हम लोगों ने नेट वन से पहले ही आपकी कंप्लीट तैयारी करवा दी थी बेटा। नेट वन के लिए नेट वन से पहले ही कंप्लीट तैयारी करवाती थी, व्हिच हैज हैपेंड एक्चुअली फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो अब फिर वही वाली बात है जिसकी वजह से हमारा स्टूडेंट्स का काफी फायदा हुआ। एंड यू गाइस कैन सी दैट द रिजल्ट व्हिच इज कमिंग आउट ओवर हियर, अभी तक के हाईएस्ट रिजल्ट जो रिकॉर्ड हुआ 166, दैट इज ऑफ आवर स्टूडेंट सनी। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू द question, the question is saying if a positive charge is placed in an electric field, एक पॉजिटिव चार्ज को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, डन हो गया। इट विल मूव फ्रॉम, कहां से कहां मूव करेगा? वो कहां से कहां मूव करेगा? तो देखो आपके पास अब पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव टूवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज, राइट? ठीक है, always move towards a negative charge and always moves away from a positive charge। तो ये चार्ज मूव अवे करेगा पॉजिटिव से और टुवर्ड किसके मूव करेगा? नेगेटिव के। सही है, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव इज कंसिडर्ड टू बी अ हाई पोटेंशियल व्हाइल नेगेटिव इज कंसिडर्ड टू बी एट लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? सर वो फ्लो करता है
हाई पोटेंशियल से लेके लो पोटेंशियल के पास। कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के पास। तो इसका मतलब आपके पास फ्रॉम लो टू हाई नहीं सर, नेचर की तरह चार्जेस की भी आपके पास एक तरीके से आप समझे वही आपके पास रीत है। देखो नेचर में भी हर चीज कहां से कहां फ्लो करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। इसी तरह से चार्जेस भी कहां से कहां फ्लो करते हैं? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के ऊपर। तो करेक्ट आंसर क्या है सर आपके पास? ऑप्शन बी, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। डन हो गया। और देखते हैं और क्या दिया नेट वन में भाई। आज के दिन एक और सवाल जो कि बहुत आसान है, फर्स्ट ईयर से आपके पास बिलोंग कर रहा है, डायनामिक्स के चैप्टर से इसका ताल्लुक है। कह रहे फाइंड द मास निकालो of a body if a 10 Newton force पता लग गई सर, changes its speed from 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, टू 50 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, इन 50 सेकेंड्स ये उसका टाइम आ गया आपके पास। तो सर सब कुछ तो है, क्या निकालना है? मास निकालना है। सर न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स बराबर है भैया ma के, सही है। एक्सेलरेशन खुद किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी vf माइनस vi अपॉन t, चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। डन। अब सर निकालना क्या हम लोगों ने? मास को अकेला कर लें। मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? t f के साथ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और vf माइनस vi यहाँ पे आगे क्या हो जाएंगे हमारे पास सर? डिवाइड। दैट्स इट। अब आओ वैल्यूज पुट करते हैं आपके पास। तो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास भैया? फोर्स। सर फोर्स दी हुई है 10, टाइम कितना दिया हुआ सर? 50 सेकंड्स हमारे पास, ठीक है। डिवाइड में कौन है आपके पास? vf माइनस vi। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास भैया? 50, सही है। और इनिशियल कितनी थी हमारे पास? 100। डन हो गया सर। 50 में 100 निकालोगे 50 बचेंगे, उस 50 से 50 को काट दो, कितना बच गया मास हमारे पास? सिंपली 10 kg। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपके पास सर? ए 5 kg ना, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, 10 kg। ठीक हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। चले भाई आओ देखते हैं फिर अब अगला सवाल आपके पास आज के दिन क्या देखा गया। तो भाई नेट वन में जो अगला सवाल हमारे पास आज के दिन ज्यादा ऑब्जर्व किया गया, कह रहे हैं अ बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी पता लग गई हम लोगों को। कह रहे हैं इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 मीटर्स। एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास? 8 मीटर्स है। डन हो गया। यानी कि अगर मैं समझ लो कि भाई पत्थर को किसी रस्सी में बांध के घुमा रहा हूं, ठीक है भाई, मैं किसी पत्थर को किसी रस्सी में बांध के घुमा रहा हूं, और वो रस्सी ऐसी है आपके पास जिसकी लेंथ कितनी है? 8 मीटर्स। यानी कि उस सर्कल का रेडियस बन गया आपके पास 8 मीटर्स। कह रहे कितनी स्पीड से घूम रही है वो आपके पास? उसकी घूमने की जो स्पीड है वो कितनी है हमारे पास? 5 मीटर पर सेकंड। डन हो गया। पूछा क्या जा रहा है आपसे? कह रहे फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि आपके पास वो कितनी तेजी से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती हुई जा रही है। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? देखो बेटा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो आपस में रिलेशनशिप होता है दैट इज गेन्ड बाय v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब मुझे यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो उसको अकेला कर लो, ये हो जाएगा सिंपली v ओवर r। वेलोसिटी कितनी दी हुई आपको सवाल में? सर 5 दी हुई है, और इसी के साथ साथ आपको रेडियस कितना दिया हुआ सर? 8। कर ले डिवाइड सिंपल से इसको। तो 8 को अगर आपने डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया 50 हो गया, 8 6 हो जाएंगे हमारे पास 48 बचा। यहाँ पे 2 पॉइंट की वजह से एक और 0 आ गया। अच्छा जी, तो सर 8 2 हमारे पास होता है 16, और यहां पे बच गया 4, लास्ट करो 5 जो होता है 40, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.625। एंड यू हैव फाउंड एंगुलर वेलोसिटी, जो क्या बता रहा है कि कितना एंगल कवर हो रहा है कितनी देर में, कितना एंगल मतलब रेडियंस कवर हो रहे हैं कितनी देर में। तो यूनिट विल बी रेडियन पर सेकंड। अब ये आंसर क्या बनेगा आपके पास? 0.25 नहीं 0.625। तो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी 0.625 रेडियन पर सेकंड। ठीक हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं क्या देखा गया भाई नेट वन में आज। फिर देखो आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स से आता है, यानी कि सेकंड ईयर का आज जो आपके पास मेजर चंक देखा जा रहा है सवालों के अंदर ज्यादा। कह रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ टी। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है? टी। रेडियो एक्टिव है इसका मतलब है आपके पास टूटेगा इसका मतलब आपके पास जितना भी इनिशियल अमाउंट रख लो उतनी थोड़ी देर के बाद नहीं बचेगी। टूट के एक पॉइंट आएगा कि आधी रह जाएगी। जितनी देर में वो आधी रहती है अब आपके पास, उस देर को, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं आपके पास? हाफ लाइफ। सवाल में कह रहे हैं हाफ लाइफ में एक एलिमेंट की टी। ठीक हो गया। कह रहे इफ इनिशियल एटम्स आर n नॉट, अभी स्टार्टिंग आपने कहां से करी? कितने एटम्स लिए आपने? n नॉट एटम्स लिए, और उसकी हाफ लाइफ कितनी है? t है। कह रहे हैं आपके पास द नंबर ऑफ एटम्स डिकेड, कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास डिके हो चुके होंगे, टूट चुके होंगे आफ्टर 3t। 3t का मतलब 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद। ठीक है। और चेक करते हैं कितने डिके हो चुके होंगे। आज मैंने सर सपोज करें रख लिया इसको, कितना? n नॉट एलिमेंट्स उठा के मैंने रख लिए, सही है। एक हाफ लाइफ गुजरी। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ का मतलब है वो वक्त जिसमें आधा हो जाए। तो इसका आधा कर देना सर, सिंपल। इसका आधा हो जाएगा हमारे पास n नॉट डिवाइडेड बाय 2।
डन हो गया। दूसरी हाफ लाइफ गुजरी, देखो वक्त तो चल रहा है ना, वक्त थोड़ी रुक रहा आपके पास, देखिए होता रहेगा, आधे होते जाएंगे, आधे होते जाएंगे। अब इसका भी आधा रह जाएगा, अपॉन 2 का हाफ कर दो तो सर ये तो क्वार्टर हो जाएगा आपके पास। सवाल क्या कह रहा है, 3 हाफ लाइफ गुजरवा देते हैं। तीसरी हाफ लाइफ गुजरी सर आपके पास, अब इसका भी आधा रह जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास, n0 डिवाइडेड बाई 8। तो ये वो एलिमेंट्स है जो कि 3t गुजरने के बाद, इतना वक्त गुजरने के बाद, 3 दफा हाफ लाइफ गुजरने के बाद बाकी रह जाएंगे। तो डिके कितने हो गए, शुरुआत कहां से करी थी, यहां से, ठीक है, बचे कितने, इतने, तो टूट कितने गए, निकल कितने गए, माइनस कर दें सर इनिशियली, ये हो जाएगा n0 माइनस n0 ओवर 8, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 8, ये हो जाएगा सर 8n0 माइनस n0, ठीक है। तो ये बन जाएगा सर 7n0 डिवाइडेड बाय 8। तो इतने एलिमेंट्स आपके पास बाकी रह जाएंगे 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद, इतने हमारे पास डिके हो जाएंगे और इतने हमारे पास बाकी रह जाएंगे। ये जो है आपके पास ये रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स है और ये जो है ये डिकेड नंबर ऑफ एटम्स है। अब करेक्ट आंसर क्या है, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि भाई डिकेड के बारे में बताओ। n0 अपॉन 2 तो नहीं रह रहा सर, 7n0 अपॉन 8 रह रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7n0 ओवर 8। ठीक हो गया। और देखते हैं अगला सवाल भैया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डायफ्रैक्शन इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड टू एक्सप्लेन। अभी थोड़ी देर पहले भी हम इसी तरह के सवाल ज्यादातर देख रहे थे कि भाई लाइट के ऊपर सवाल है, लाइट की नेचर के बारे में बात की जा रही है, बताओ कि ये पार्टिकल है या ये वेव है। आपके पास इस तरह के सही कई सवाल हमने पीछे भी देखे, फिर इस जैसा एक और सवाल आ गया, कह रहे हैं भाई पार्टिकल है या फिर आपके पास वेव है, प्रूफ बताओ। किससे पता लग रहा है, डायफ्रैक्शन से क्या पता लग रहा है इनमें से कि पार्टिकल है या वेव है। देखो डायफ्रैक्शन होती क्या है, डायफ्रैक्शन आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है पहले तो इसको थोड़ा सा याद कर लो। डायफ्रैक्शन क्या होती है, हमारे पास कि कोई भी वेव आ रही है, ठीक है, कोई भी वेव आ रही है, उसके सामने आपने उसकी वेवलेंथ के बराबर कोई ओपनिंग क्रिएट कर दी या फिर इतना बड़ा कोई ऑब्स्टेकल रख दिया तो वेव उसमें से सीधी नहीं पास हो पाएगी बल्कि बेंड हो जाएगी। इस बेंड होने को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। और डायफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीटली लिंक करता है किसके साथ, वेव होने से किसी भी आपके पास बॉडी को। तो आपके पास इसका मतलब क्या हो गया, डायफ्रैक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो डायफ्रैक्शन एक्चुअली लिंक कर रहा है किससे, वेव नेचर के साथ। जबकि अगर मैं यहीं पे आपसे बोलता कोलिजन की बात करते तो वो पार्टिकल नेचर को लिंक करता, यानी कि हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता, कॉम्पटन इफेक्ट देखने को मिलता, सही है। बट यहां पे डायफ्रैक्शन पे सवाल है, डायफ्रैक्शन पे सवाल है तो इसका मतलब वेव नेचर को प्रमोट किया जा रहा है। तो आपके पास ये पूछ रहा है डायफ्रैक्शन कौन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, डायफ्रैक्शन वेव्स कर सकती हैं, इसका मतलब ये वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। ऑल्दो याद ये जरूर रखना है कि लाइट की नेचर डुअल है, लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसे कैसे देख रहे हैं। अगर आप उसको देख रहे हैं कि यार ये कोलाइड कर रही है तो वो पार्टिकल है, आप उसे देख रहे हैं वो इंटरफेरेंस कर रही है, वो डायफ्रैक्शन कर रही है, तो फिर वो आपके पास एक वेव है। सही हो गया। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑन विच यू डिवाइड कि लाइट इज अ पार्टिकल और अ वेव। एक्चुअली जो आपके पास फैक्ट है वो क्या है, लाइट डुअल नेचर रखती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे विल नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट स्ट्राइक्स। एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देती है वो जब स्ट्राइक करती है इनमें से किससे, ए स्टोन, बी वुड, सी वाटर और डी मेटल। अब देखो ये भी टॉपिक जो आपके पास मौजूद है बेटा एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। एटॉमिक फिजिक्स में मजे की बात, आपको बैच के अंदर जब ये क्लास चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो मैंने ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था। इसमें हमने सीखा क्या था, इसमें हम लोगों ने जो सीखा था आपके पास उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें कि यार एक्सरेज क्यों है, कहां से आई है वेव्स, कैसे पता चला था इन वेव्स के बारे में। तो जब वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को आपके पास मेरे बेटे मूव करवाया गया था किसके ऊपर, या बम्बार्ड करवाया गया था किसके ऊपर, एक हैवी मेटल के ऊपर। जब हैवी मेटल के ऊपर आपके पास इसको बम्बार्ड करवाया गया तो एक्सरेज बनती हुई नजर आई थी। क्यों बनी थी, उसकी वजूहात है कुछ। उसकी वजूहात क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आप बम्बार्ड करवा रहे हो एक हैवी मेटल के ऊपर, तो हैवी मेटल का मतलब उसके अंदर आपके पास डिफरेंट लेवल्स होंगे। जब डिफरेंट लेवल्स होंगे आपके पास बीच में न्यूक्लियस होगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या है, वो एम्प्टी स्पेस में से गुजरने वाला है, क्योंकि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। जब वो एम्प्टी स्पेस में से गुजरता है तो उसको मेरे बेटे हो सकता है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से आपके पास वो अपने स्ट्रेट पाथ को कंटिन्यू ना कर पाए, स्ट्रेट पाथ को कंटिन्यू ना कर पाए। और अगर वो स्ट्रेट पाथ को कंटिन्यू नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, तो चूंकि यहां पे अट्रैक्शन होगी ये अपना पाथ डेविएट करेगा, और जब ये पाथ डेविएट करता है मेरे बेटे तो पाथ डेविएट करने का मतलब अब इसने अपनी एनर्जी रिलीज करनी है। ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन एंड दैट फोटोन इज एक्सरे फोटोन। इस फोटोन को चूंकि पहली बार देखा गया था, नहीं पता था ये कौन सी वेव्स हैं, तो उसका नाम ही एक्स पड़ गया, क्योंकि साइंस में आपके पास अब वेरिएबल को एक्स कहते हो, नाम तब से एक्स चलता आ रहा है। रोइंजन रेज भी कहा जाता है इनको हम लोगों के पास, ठीक है, ये रोइंजन रेज भी कहलाती हैं। या तो इलेक्ट्रॉन आपके पास जब डेविएट हो जाता है अपने पाथ से तब वो एक्सरे एमिट करता है, या एक और भी तरीका एक्सरे एमिट होने का, वो तरीका आपके पास क्या है कि क्या पता जो आपने इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करवाए हैं
वो अंदर मौजूद किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए और उसको नॉकआउट कर दे। अगर वो उसको नॉकआउट कर देगा आपके पास, तो उसी का बड़ा भाई ऊपर वाले लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो अपनी कुर्बानी देता है, वो बोलता है मैं आता हूं तेरी स्पेस को फिल करने। लेकिन अगर उसने नीचे वाले लेवल में आना है तो उसको अपने अंदर से कुछ एनर्जी निकालनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी वो निकालेगा दैट इज ऑल्सो अ फोटोन, ये भी एक फोटोन है। तो ये जो फोटोन निकलता है ये किस फोटोन, ये किसका होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके पास एक्सरे का फोटोन होता है। तो इसका मतलब एक्सरे के फोटॉन्स हमारे पास कब इमिट हो रहे हैं, जब आपके बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन्स अपना पाथ चेंज कर रहे हैं या फिर आपके पास कुर्बानी देके नीचे आ रहे हो तो उनमें से एक्सरे का फोटोन निकल रहा है आपके पास। ठीक हो गया। तो अब सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है एक्सरे विल नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट स्ट्राइक्स। तो वो किसके ऊपर करेगी हमारे पास, सिंपली जब हम उसको किसी मेटल के ऊपर आपके पास क्या करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपके पास, स्टोन, वुड, वाटर, नहीं भाई सर, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास मेटल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास इफ वर्क W is equal to 20 joules, force is equal to 8 Newton and displacement is equal to 5 meters. ठीक है, the approximate angle between force and displacement is, आप ये बताइए कि एंगल क्या आएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। बेसिक सवाल है सर, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क चूंकि डॉट प्रोडक्ट है आपके पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो उसका फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। सिंपल, थीटा चाहिए सर, सवाल में पूछ रहे हैं बड़ा बड़ा एंगल बता दो कितना है, वर्क कितना दिया हुआ है 20, ठीक है, फोर्स कितनी दी हुई है 8, ओके हो गया, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है सर 4 cos थीटा एज इट इज, ओके, 4 1 जा 4 हो जाएंगे, 4 5 जा 20 हो जाएंगे आपके पास। ठीक हो गया सर। अब यहां पे आपके पास क्या करना है हम लोगों ने, सिंपली जस्ट अ सेकंड, अच्छा एक छोटी सी मिस्टेक इसको सही कर लें, ये लाइन दोबारा नोट कर लेते हैं। हाँ जी, तो वर्क हमारे पास सॉरी कितना दिया हुआ है, वर्क हमारे पास दिया हुआ है 20, फोर्स दी हुई 8, डिस्प्लेसमेंट 5 है, मैंने 4 लिख दी थी गलती से, आगे आगे आपके पास cos थीटा, सिंपल सर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, cos थीटा चाहिए 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 बराबर है cos थीटा के, सर थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ हाफ के, हाफ का cos इनवर्स होता है सर 60 डिग्रीज, तो इसका मतलब आपके पास एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्रीज। तो इन दोनों के दरमियान कितना एंगल हो जाएगा आपके पास, ना ए ना बी, बल्कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 60 डिग्रीज। मूविंग ऑन, इस क्वेश्चन में आपके पास कह रहे हैं फाइंड द मोशन, सॉरी फॉर द मोशन x इज इक्वल टू साइन 50t। ठीक है, एक मोशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट x जो है आपके पास मेरे बेटे मोशन के अंदर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है, साइन 50t ये एंगल है हमारा, ठीक है, जिसमें आपके पास ओमेगा टी होता है, तो उससे रिप्लेस कर दे तो 50 हमारी एंगुलर स्पीड हो जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाल के दिखाओ, निकालते हैं। देखें सर इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की दी हुई, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है साइन 50t, डन हो गया। डिस्प्लेसमेंट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बन जाती है वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। आए इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपके पास डेरिवेटिव हो जाएगा sin 50t का, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कौन है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई सर, sin 50t का डेरिवेटिव होता है cos 50t, आगे डेरिवेटिव एंगल का, तो इसका मतलब 50 आएगा, वो बाहर लिख देते हैं 50 cos 50t, डन हो गया। वेलोसिटी की इक्वेशन बना ली सर आपने। अरे एक्सीलरेशन पूछ रहे हैं तो वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, डन हो गया सर। तो अब इस पे लगा देते हैं आपके पास 50 cos 50t, डन हो गया। तो ये हमारे पास सर, अब इसकी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इजी है सर डेरिवेटिव निकालना। तो डेरिवेटिव में क्या होगा, 50 तो बाहर खींच लेंगे ऐसी, और dv over dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट इज एक्सीलरेशन। अगर ये एक्सीलरेशन है तो 50 तो बाहर आ गया सर, 50 बाहर आ गया, डन। आगे cos 50t का हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालना है, cos का डेरिवेटिव होता है सर माइनस साइन, तो माइनस साइन 50t आ जाएगा। आगे डेरिवेटिव एंगल का तो एक और 50 आ जाएगा सर, 50 और 50 हमारे पास हो जाएंगे 2500, ये हो जाएंगे 2500, और साथ में साइन ये माइनस वाला पीछे लगा देते हैं, माइनस 2500 साइन, हाँ माइनस 2500 साइन 50t। तो दैट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन फॉर योर एक्सेलरेशन। अब ये इक्वेशन देख लो कहीं से मैच कर रही है आपके पास, ए 50 नहीं है, 2500 है, माइनस 50 भी नहीं है, माइनस का 2500 है, यस माइनस 2500 साइन 50t, तो आर करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन सी। सही है भाई। और देखते हैं और क्या सवाल आया आपके पास नेट वन के दिन आज। पूछ रहे हैं भाई द बामर सीरीज लाइज इन विच ऑर्बिट, इन विच ऑर्बिट, बामर सीरीज कहां है फिर आपके पास, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है मेरे भाई कि जब आपके पास लोअर ऑर्बिट्स के अंदर हायर ऑर्बिट से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप कर करके आ रहा होता है, ठीक है, वो हायर ऑर्बिट आपके पास कोई से भी हो सकते हैं, बस जिसमें आ रहा है उससे एक हायर भी हो या उससे जितने चाहे हायर हो,
फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आ रहा है तो वो सेकंड से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, इंफिनिटी से भी आ सकता है। मान लो दिस वन इज द इंफिनिटी वन, ठीक है। तो अगर वो फर्स्ट में रहा है तो फर्स्ट वाली सीरीज को हम लोग कहते हैं भैया लाइमन सीरीज। फर्स्ट वाली सीरीज का मतलब जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो अपने अंदर से कोई ना कोई फोटोन निकालेगा ना, वो फोटोन की जो वेवलेंथ होती है वो जिस सीरीज में लाया करती है, दैट इज नोन एज लाइमन सीरीज। सिमिलरली अगर वापसी सेकंड में आया होता, कहां से आ सकता था? थर्ड से आ सकता था, फोर्थ से आ सकता था, फिफ्थ से आ सकता था, इंफिनिटी से आ सकता था, कहीं से भी आता। जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसने फोटॉन्स निकालने अपने अंदर से। वो जो फोटोन अब ये इस सीरीज में निकालता है, कब? जब वो सेकंड में वापस आ रहा है। तो इस वाली सीरीज को हम लोग कहते हैं भैया बामर सीरीज। सही है। ये कब कहलाती है? ये कहलाती है हमारे पास बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में कौन से ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन वापस? सेकंड में सर, सेकंड में आ रहा है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सेकंड ऑर्बिट। ठीक हो गया। आए सर एक और सवाल दिखा दें। अच्छा जी, तो सवाल में कह रहे हैं कैपेसिटर कैन नॉट बी फिल्ड विद। कैपेसिटर को जिस चीज से फिल किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। सही है। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो इजीली पोलराइज हो जाए, और पोलराइज इजीली हमारे पास हो जाते हैं मेरे बेटे इंसुलेटर्स। ठीक है। तो आपके पास याद रखिएगा कि कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक के लिए प्रेफर करते हैं कि आपके पास उसमें इंसुलेटर्स प्लेस किए जाएं। जितना अच्छा इंसुलेटर होगा उतना अच्छा आपके पास कैपेसिटेंस आपकी बढ़ेगी। सही है। अब इनमें से पूछ रहे हैं किसको नहीं कर सकते? जो इंसुलेटर नहीं होगा उसको नहीं कर सकते। कौन नहीं इंसुलेटर? एयर। सर हवा तो इंसुलेटर है। ठीक है। एयर आपके पास इंसुलेटर है, गलत हो गया। वैक्स, वैक्स इज आल्सो एन इंसुलेटर, तो ये भी डाला जा सकता है आपके पास डाइलेक्ट्रिक के तौर पे। आयरन, आयरन इज अ गुड कंडक्टर, इट इज नॉट एन इंसुलेटर। तो आयरन को नहीं रखा जा सकता डाइलेक्ट्रिक के तौर पे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, आयरन। तो मेरे बेटे ये थे वो कुछ एमसीक्यूज जो कि आज नस्ट के नेट 1 के पेपर के अंदर बेटा देखेगा। ठीक है। आज यानी कि हमारे पास 30 नवंबर को ये चंद एमसीक्यूज देखा गया जिसमें हम लोगों ने देखा कि आपके पास थोड़ा सा सेकंड ईयर की तरफ रुझान ज्यादा रहा। ठीक है। जिसका मतलब एक दफा फिर अगर मैं जिक्र करूं तो बेटा आप लोगों के जहनों में जो मिथ बनी होती है कि यार फर्स्ट ईयर का ज्यादा आता है नेट 1 के अंदर, तो वो ब्रेक हो जाती है। कुछ भी आपके पास मिक्सअप हो सकता है। नस्ट कहता है कंप्लीट इंटरमीडिएट सिलेबस की तैयारी करो। सही है। और कंप्लीट इंटरमीडिएट सिलेबस की तैयारी करनी है मेरे बेटे तो आपके पास उसके लिए यू कैन लुक अप व्हाट बेनिफिट्स आर बैच इज प्रोवाइडिंग। डिटेल सारी की सारी बैच के बारे में मेरे बेटे डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगी, यू कैन लुक फ्रॉम हियर एज वेल। ठीक है जी। तो यहीं पे मेरे बेटे मुझे आखिरी सवाल के साथ दीजिएगा इजाजत। सैयद हंजला बुखारी को अल्लाह हाफिज। सेकंड नंबर के ऊपर आप लाजमी तौर के ऊपर अगर आपके नेट 1 में जो भी स्कोर आया, नेट 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करें। नेट 1 में स्कोर कम आना इट नेचुरल बात है, पहली दफा बच्चा टेस्ट देता है। किसी भी नेट के अंदर किसी भी पार्ट का सिलेबस ज्यादा या कम नहीं आता। आपके पास मिक्स सिलेबस होता है फर्स्ट और सेकंड ईयर के एफएससी का, एप्टीट्यूड का। तो रिमेंबर दिस थिंग, तैयारी पूरी करनी है। तो आपको बैजेस के अंदर क्या खास बात मिलती है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती, मैं वो डिफाइन कर देता हूं। भाई बैजेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स आप लोगों का कवर होता है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स होते हैं, मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को चीजें कवर अप करवाते हैं और कंप्लीट वीक के ऊपर क्लासेस आपकी एक्सपेंड हो रही होती हैं। अब कोई बच्चा अगर वीक डेज पे बिजी है तो वीकेंड की क्लासेस को ले ले, कोई वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज के ले ले। बट अगर आप चाहते हो कि नेट 2 तक कंप्लीट कोर्स कवर हो तो आपने कंप्लीट वीक की क्लासेस को लाजमी लेना है। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास होती है बेटा ये हमारे स्पेशलाइज एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है और बहुत जल्द आप लोगों को ऐप का इंशाल्लाह ताला एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है। एलएमएस पोर्टल को सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन कर सकता है अपने आईडी पासवर्ड के जरिए जो हम प्रोवाइड करते हैं, वहीं से आप लाइव क्लास को लेते हो और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारा सबसे खास फीचर है कि भाई लाइव क्लास के अंदर टीचर जो भी टॉपिक कवर अप करवाएगा, जो भी टॉपिक आपको लाइव क्लास के अंदर टीचर कवर करवाएगा, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। जो भी टीचर आपको क्लास में टॉपिक कवर करवाएगा वो उसका प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेगा। आपको खुद से कोई चीज परचेस करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी और उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। क्लास में जो टॉपिक कवर होगा, लेट्स सपोज इंटीग्रेशन कवर हुई, उसके 400 क्वेश्चन की 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मिल गई और फिर उस प्रैक्टिस शीट के अंदर टॉपिकल वाइज क्वेश्चन मौजूद होंगे जिसको हम टीपीपीस कहते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस 400 पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के उसमें पास्ट पेपर से क्वेश्चन मौजूद होंगे, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद होंगे। और फिर जो हमारे एक तीसरे मेंबर होते हैं जो फैकल्टी के हर सब्जेक्ट के, जिनका नाम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर, उनका काम होता है उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसी तरीके से आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का प्रॉपर्ली अगेन वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। और ये टेस्ट सिर्फ एक दफा कंडक्ट नहीं होते, आप लोगों के वीकली टेस्ट अलग होते हैं, यानी कि वीकली टेस्ट का सिलेबस
सिलेबस आपके अलग होता है। इसके अलावा जब एक महीना कवर हो जाता है तो फिर ग्रैंड टेस्ट आपके अलग होते हैं, जब तक जितना कंटेंट उस तक कवर हुआ उसका टेस्ट होता है। इसके अलावा आपके हर यूनिवर्सिटी से पहले उसके स्पेशलाइज्ड एफएलपीज कवर अप होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है वो मॉक टेस्ट मिलते हैं आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से कवर हो रहे होते हैं। तो इतनी ज्यादा बड़ा प्रैक्टिस जोन आपको मिलता है। तो अगर फिर भी अच्छे नंबर नहीं लेकर आओगे तो फिर क्या करोगे? ये सारी फायदा आप लोगों को होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे फायदेमंद चीज जो यहाँ पे होती है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग तो मिल रही है, साथ साथ आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है कि इन केस अगर कोई बच्चा खुद से कोई टॉपिक कवर करना चाहता है तो वो भी आप कवर कर सकते हो। तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। इस बैच का फायदा ये होगा, क्या फायदा होगा भाई? नॉर्मली इदारों के अंदर ये होता है कि उनके जो बैचेस होते हैं वो 3 महीने 4 महीने में खत्म हो जाते हैं एक दफा की फीस के बाद। हमारे बैचेस के अंदर आप जो फीस पे करोगे ये पूरे एकेडमिक ईयर की होगी, अगस्त 2026 तक ये वैलिड होगी। इसके अंदर फायदा क्या होगा कि भाई लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैथ्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं आपको मैथ्स और प्रोफेसर हाशिम भी, सही है ना भैया? तो जैसे ही प्रोफेसर हाशिम लेट सपोज सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब आपको फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ही सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स सर हाशिम कंप्लीट करवाएंगे वो फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड पे चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर सर आफ्ताब कंप्लीट करवाएंगे सेकंड ईयर पे चले जाएंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर ये पैटर्न चलता जाएगा। तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर हो रहा है लाइव क्लासेस के अंदर। आपने लेट सपोज किसी कॉलेज की वजह से, किसी कोचिंग की वजह से, एकेडमी की वजह से लाइव क्लास नहीं ले सके, मिस हो गई, वो दोबारा टॉपिक भी कवर होगा, सेम प्रोफेसर भी कवर करवाएगा, दूसरा टीचर भी कवर अप करवाएगा। प्रोफेसर बिलाल भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे इदारे का हिस्सा हैं। प्रोफेसर आफ्ताब एचओडी हैं भैया मैथमेटिक्स के, कॉमिक्स कॉलेज का बड़ा मशहूर कॉलेज है। प्रोफेसर एहतशाम इंग्लिश के हैं, सही है ना? मिस दोहा जैन है बिजनेस की तैयारी के लिए। सैयद बिलाल साहब हमारे पास मौजूद है बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी के लिए। अप्लाइड साइंसेस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर शहरियार भी हैं और प्रोफेसर आपके पास साद अक्कार भी हैं। तो भाई आप लोगों का कंप्लीट कोर्स कवर होगा। बायोलॉजी के लिए आपके पास प्रोफेसर शहरियार प्रोफेसर शाफे मौजूद हैं जो कि खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो भाई आप लोगों की, आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस की तैयारी कवर कर रहे हो तो आपको जो बैच मिलता है वो नेट ईकेट का मिलता है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो बीकेट के बैच में आते हो। आप अप्लाइड साइंसेज या एमडीकेट की तैयारी कर रहे हो तो एमडीकेट के बैचेस के अंदर आते हो। तो बताने का मकसद ये कि आपके तमाम टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स कवर होते हैं। भाई ये तमाम फैसिलिटीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती, यूट्यूब पे कोई गाइडेंस नहीं मिलती। इसके अलावा सबसे बढ़कर आप लोगों को, अब आप देखते होंगे कि हमारे एक स्पेशलाइज्ड टीम है, उस टीम के अंदर प्रॉपर्ली आपके पास कोऑर्डिनेटर का एक्सेस अवेलेबल है। भाई आपको अपना कोई एकेडमिक शेड्यूल डिजाइन करवाना है, कोई इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टाइम टेबल का इशू आ रहा है, कोऑर्डिनेटर का नंबर गिवन है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेटर डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को सबसे खास फीचर जो हमारे बैचेस के अंदर मिलता है, भाई लाइव क्लासेस तो आप लोगों की हो रही हैं, मगर सबसे खास फीचर क्या है, आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। ये पाकिस्तान की किसी इदारे के अंदर फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। लाइव डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई लेट सपोज अगर कोई बच्चा है जिसने कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा था, कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल फंक का किसी भी किताब का आप सॉल्व कर रहे थे, आप कहीं फंसते हो, आपकी हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास अलग से, जो नॉर्मल क्लास का अलग है, नॉर्मल क्लास का अलग है। और ये जो हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन है, वो लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करेंगे। ही इज अ वेरी सीनियर एप्टीट्यूड प्रोफेसर। तो वो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि तमाम टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, इसके अलावा लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। अगर एक हफ्ते में प्रोफेसर आफ्ताब के प्रोफेसर हाशिम की क्लासेस अलग होंगी, दोनों का प्रैक्टिस मटेरियल अलग होगा, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन डिजाइन करना, दोनों की लाइव डाउट क्लास को कंडक्ट करना। हर सब्जेक्ट में ये सिनेरियो, जैसे कि प्रोफेसर उस्मान हमारे पास मौजूद है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर दूसरे प्रोफेसर मौजूद हैं, बायो के अंदर दूसरे मौजूद हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम ही खुद अपनी डाउट क्लास भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। मिस दोहा जैन आपको मिलती है बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए। इसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप अलग होते हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जो है ना बारी बारी जो मैसेज कर रहे होते हैं लोगों को, भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, तो आप लोगों के स्पेशलाइज्ड बैच के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम अलग है। अब आप सोचो कि यार 8,000 रुपए फीस ले रहे हैं तो कितना चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि भाई वहां पे डाउट टीम हमारी अलग है। ये डाउट टीम टीचर्स की नहीं है, वो जूनियर टीचर्स होते हैं जो कि भैया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की अच्छी यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए, वो हमारे डाउट टीम में मौजूद हैं। वो टीचर नहीं है, वो डाउट टीम में। क्या आपकी कोई क्वेरीज है जो व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हो वहां पे पूछ सकते हो। तो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाउट टीम अलग होती है। तो आपको ये तमाम फीचर्स मिल रहे हैं। अगर ये फीचर्स यूट्यूब पे कहीं मिल जाए बेटा तो हमें भी बता दीजिएगा, हम भी वहां से कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल बेतहाशा बच्चे बैचेस में आते हैं हर साल और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भैया नेट 2 की, नेट 3 की, नेट 4 की, ई कैट की, या फिर एमडी कैट की, या बी कैट की, या नस बिजनेस स्कूल की, या फिर फास्ट यूनिवर्सिटी की, एनईडी की, मेहरान की, आईबी की, लम्स की, जीआईके की, एनटीएस की, किसी भी यूनिवर्सिटी का तैयारी कवर करना चाहते हो, आपके स्पेशलाइज्ड बैचेस होंगे जिन बैचेस में एफएलपीज भी कवर करोगे, मॉक टेस्ट भी कवर करोगे, पास्ट पेपर्स भी कवर करोगे। उसके लिए बैच का हिस्सा लाजमी तौर पर बनना ही बनना है। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।